हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RLS एजुकेशन। यूनिट 9 आज होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको हमारे चैनल पर लाइब्रेरी साइंस का यूनिट वाइज MCQ कराया जा रहा है। जो बिहार स्कूल लाइब्रेरियन की जो बहाली आने वाली है उसके लिए यह कारगर साबित होगा। इससे पहले 32 वीडियो अपलोड किया जा चुका है 1882 क्वेश्चन का, और भी वीडियो है जो आपको बिहार लाइब्रेरियन एग्ज़ाम में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 33वां वीडियो है आज। प्रश्न संख्या 1883, अनुसंधान डेटा का आवृत्ति वितरण जो सामान्य वितरण के समान आकार में सममित है लेकिन केंद्र शिखर बहुत अधिक है कहलाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, लेप्टोकोर्टिक। प्रश्न संख्या 1884, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में विचारों और मुद्दों को व्यापक स्पेक्ट्रम को संभव बनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्कशॉप मोड। प्रश्न संख्या 1885, थीसिस लेखन प्रारूप को अंतिम रूप देने में निम्नलिखित में से कौन सा पूरक पृष्ठों का हिस्सा बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड फिगर्स। प्रश्न संख्या 1886, निम्नलिखित में से कौन अनुसंधान नैतिकता के मुद्दे के प्रति संवेदनशील है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। प्रश्न संख्या 1887, एक स्कूल के प्रिंसिपल स्कूल कार्यक्रमों में उनकी बढ़ी हुई भागीदारी की संभावना तलाशने के लिए शिक्षकों और छात्रों का एक साक्षात्कार सत्र आयोजित करते हैं। यह प्रयास किस प्रकार के शोध से संबंधित हो सकता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, एक्शन रिसर्च। प्रश्न संख्या 1888, क्रियात्मक अनुसंधान करने में चरणों का सामान्य क्रम क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट। प्रश्न संख्या 1889, नीचे दी गई सूची में अनुसंधान चरणों का कौन सा क्रम तर्क संगत है? हमारे हर वीडियो में कम समय में 50 से अधिक क्वेश्चन कराया गया है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। प्रश्न संख्या 1889 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, हाइपोथेसिस मेकिंग, डेवलपमेंट ऑफ ए रिसर्च डिजाइन, कलेक्शन ऑफ डेटा, डाटा एनालिसिस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन्स। प्रश्न संख्या 1890, एक थीसिस में आंकड़े और तालिकाएं शामिल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द टेक्स्ट इटसेल्फ। प्रश्न संख्या 1891, थीसिस कथन इनमें से क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी, एन असर्शन। प्रश्न संख्या 1892, मैक्स वेबर के शोध दृष्टिकोण की पहचान इस प्रकार की गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंटरप्रेटेटिव पैराडाइगम। प्रश्न संख्या 1893, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संभाव्यता नमूनाकरण यानी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परपोसिव। प्रश्न संख्या 1894, जनसंख्या की जानकारी को पैरामीटर कहा जाता है जबकि संबंधित नमूना जानकारी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, स्टैटिस्टिक्स। प्रश्न संख्या 1891, नमूनाकरण यानी सैंपलिंग में लॉटरी पद्धति का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रैंडोमाइजेशन। प्रश्न संख्या 1896, शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नए तथ्यों की खोज करना या ज्ञात तथ्य की नए सिरे से व्याख्या करना।
प्रश्न संख्या 1897, नमूनाकरण त्रुटि सैम्पलिंग एरर कम हो जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, इंक्रीज इन सैंपल साइज। सैंपल साइज में वृद्धि होने से एरर। प्रश्न संख्या 1898, मौलिक अनुसंधान के सिद्धांतों का उपयोग किसमें किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्लाइड रिसर्च। प्रश्न संख्या 1899, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोगात्मक विधि का प्रकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, रेजिडुअल ग्रुप एक्सपेरिमेंट। प्रश्न संख्या 1900, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टी टेस्ट। प्रश्न संख्या 1901, विखंडन किस क्षेत्र के शोध की एक लोकप्रिय विधि है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, लिटरेचर। प्रश्न संख्या 1902, निम्नलिखित में से किस तकनीक से सामुदायिकता संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फैक्टर एनालिसिस। प्रश्न संख्या 1903, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर संभाव्यता नमूनाकरण विधि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्वाटा सैंपलिंग। प्रश्न संख्या 1904, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे शोध नैतिकता की श्रेणी में आता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, उस साहित्य की समीक्षा करना जो संबंधित क्षेत्र या प्रासंगिक पूर्व कार्य में अन्य लोगों के योगदान को स्वीकार करता है। प्रश्न संख्या 1905, निम्नलिखित में से कौन सी नमूना पद्धति संभाव्यता प्रोबेबिलिटी पर आधारित नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी, कोटा सैंपलिंग। प्रश्न संख्या 1906, निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन MLA फॉर्मेट के अनुसार लिखा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हॉल डोनाल्ड, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यू दिल्ली, प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया, 2005। प्रश्न संख्या 1907, एक कार्यशील परिकल्पना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए प्रोविजनली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस फॉर फर्दर रिसर्च। प्रश्न संख्या 1908, निम्नलिखित में से कौन सा एक शोध पत्रिका की गुणवत्ता का संकेत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, इम्पैक्ट फैक्टर। प्रश्न संख्या 1909, इनमें अच्छे अनुसंधान नैतिकता से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शोध समस्या को लेकर। प्रश्न संख्या 1910, निम्नलिखित में से कौन सी नमूना पद्धति संभाव्यता प्रोबेबिलिटी पर आधारित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। प्रश्न संख्या 1901, निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन फॉर्मेट के अनुसार लिखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शर्मा भैया, 2010, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस। प्रश्न संख्या 1912, जिस शोध का उद्देश्य तत्काल समस्या निदान करना है वह है। राइट आंसर ये हो जाएगा, एक्शन रिसर्च है। प्रश्न संख्या 1913, जब दो या दो से अधिक क्रमिक फुटनोट एक ही कार्य को संदर्भित करता है तो निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आई बीट का। प्रश्न संख्या 1914,
पूर्व कार्योत्तर अनुसंधान एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का अर्थ है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, घटना के बाद अनुसंधान किया जाता है। प्रश्न संख्या 1915, नियंत्रित समूह शर्त कंट्रोलेड ग्रुप कंडीशन लागू की जाती है, राइट आंसर ऑप्शन सी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। प्रश्न संख्या 1916, निम्नलिखित में से कौन सा एक शोध उपकरण है, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा डायग्राम। प्रश्न संख्या 1917, एक शोध पत्र निम्नलिखित पर आधारित शोध कार्य की एक संक्षिप्त रिपोर्ट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। प्रश्न संख्या 1918, डेल्फी मेथड इनमें से क्या है, ऑप्शन डी हो जाएगा एक्सपर्ट के पैनल का साक्षात्कार, एक्सपर्ट के पैनल का साक्षात्कार। प्रश्न संख्या 1919 का राइट आंसर ऑप्शन सी है स्पेशियल। प्रश्न संख्या 1920, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा का स्रोत नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स डेटा का स्रोत नहीं होगा। पॉपुलेशन सेंसस, जीआईएस, सैंपल सर्वे ये डेटा का स्रोत है। प्रश्न संख्या 1901, 1921, एक शोधकर्ता के आवश्यक गुण है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। स्वतंत्र पूछताछ की भावना, अवलोकन, साक्ष्य पर निर्भरता, ज्ञान का व्यवस्थीकरण या सिद्धांतीकरण, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 1922, निम्नलिखित में से कौन सा चर मात्रात्मक शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, प्रोफेशनल एटीट्यूड। प्रश्न संख्या 1927, फेनोमेनोलॉजी शब्द किस प्रक्रिया से जुड़ा है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा क्वालिटेटिव रिसर्च। प्रश्न संख्या 1924, सोशियोग्राम तकनीक का उपयोग अध्ययन के लिए किया जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ह्यूमन रिलेशन। प्रश्न संख्या 1925, निम्नलिखित में से कौन सी विधि दो चरों के बीच सहसंबंध मापने का काम करती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। प्रश्न संख्या 1926, एक प्रक्रिया के रूप में अनुसंधान का अर्थ का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश प्रासंगिक नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑब्जेक्शन। प्रश्न संख्या 1927, निम्नलिखित में से कौन सा चर का उदाहरण नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन बी, इंटेलिजेंस। प्रश्न संख्या 1928, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, A research initiated to solve an immediate problem. प्रश्न संख्या 1929, अनुसंधान इनमें से क्या है, ऑप्शन सी हो जाएगा वर्किंग इन ए साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम। प्रश्न संख्या 1930, अनुसंधान में एक सामान्य परीक्षण निम्नलिखित पर अधिक प्राथमिकता की मांग करता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। प्रश्न संख्या 1931, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान प्रक्रिया शुरू करने का पहला कदम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्चिंग सोर्स टू लोकेट रिसर्च प्रॉब्लम। अगला प्रश्न है, सामान्य संभाव्यता वक्र यानी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होना चाहिए, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, जीरो स्क्यूड। प्रश्न संख्या 1933, शोध की निष्पक्षता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। थर्ड्स इट्स इम्पार्शियलिटी थ्रू इट्स रिलायबिलिटी थ्रू इट्स वैलिडिटी, सभी हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 1934, डेल्फी पद्धति का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रांट। प्रश्न संख्या 1935, निम्नलिखित में से किसे विकासात्मक अनुसंधान की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव सभी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1936, फैक्टोरियल विश्लेषण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू नो द डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स। प्रश्न संख्या 1937, शोध हमेशा होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दी एबव। वेरीफाई द ओल्ड नॉलेज, एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज एंड फिलिंग द गैप बिटवीन नॉलेज सभी होगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 1938, समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के समय कानूनों को लागू करने वाला शोध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। प्रश्न संख्या 1939, जब कोई शोध समस्या विषम जनसंख्या से संबंधित हो तो सबसे उपयुक्त नमूनाकरण विधि है? राइट आंसर ऑप्शन बी, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। प्रश्न संख्या 1940, प्रायोगिक अनुसंधान में आवश्यक प्रक्रिया नहीं है। द राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑब्जर्वेशन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मैनिपुलेशन एंड रिप्लिकेशन। अब प्रश्न संख्या 1940 का। प्रश्न संख्या 1941, एक शोध समस्या केवल तभी संभव नहीं है जब, ऑप्शन सी होगा आंसर, इट कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। प्रश्न संख्या 1942, गैर संभाव्यता प्रतिचयन नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोटा सैंपलिंग। प्रश्न संख्या 1943, किस तरह के शोध में उपकल्पना का निर्माण आवश्यक नहीं होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, हिस्टोरिकल स्टडीज। प्रश्न संख्या 1944, क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम्पिरिकल। प्रश्न संख्या 1945, संपूर्ण जनसंख्या पर आधारित एक सांख्यिकीय माप को पैरामीटर कहा जाता है, जबकि एक नमूने पर आधारित माप को इस रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टैटिस्टिक्स होगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।